जनरल साहब क्या कहेंगे? गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को वाशिंगटन में शेड्यूल हो गई है। अरकान को दावतनामे अरसाल कर दिए गए हैं। मीटिंग की मेजबानी अमेरिकी सदर ट्रंप, बोर्ड मेंबरान गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान करेंगे, जबकि दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम जो है यूरोपीय ममालिक ने पीस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार दे दिया है। पीस बोर्ड में शमूलियत से इनकार किया और कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस का मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तमीर नौ है। क्या कहेंगे इस पे जनरल साहब प्लीज? उनकी ये मंतिक है कि वहां पर ना जाना तो मैदान खाली छोड़ने के बराबर है और वहां पर हमें जाना चाहिए, वहां पर हमें होना चाहिए, ताकि जब कोई ऐसी बात हो हम उसकी मुखालफत कर सकें। ये मुझे पता नहीं मुखालफत कर सकेंगे या नहीं। मेरा नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ कि इसका हेड जो है वो ट्रंप है जी, और जो एग्जेक्टिव है वो आपको पता है जो वहां पर लगाएंगे गजा में वो टोनी ब्लेयर है जी। ट्रंप के बारे में मैं ये सवाल करूंगा कि अगर ट्रंप न्यूट्रल होता इजराइल और हमास के दरमियान तो फिर तो वो कोई अमन वहां पर ला सकता था जी। तो आपके ख्याल में जितने ट्रंप के इकदाम हैं वो क्या कहते हैं कि ट्रंप जो है वो क्या करेगा? ट्रंप ला महला बिल्कुल इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इसराइल की हमायत करेगा और हमास की बेखुनी करेगा। दूसरी बात, अगर इसराइल ने आज तक किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना की हो तो आप मुझे बता दें कि फलाना मुआहदा है जिसकी उसने खिलाफ वर्जी नहीं की थी, तो आप अमन के 100 उसके गले में तोक डाल दें, वो फिर भी नहीं बात मानेगा, अपनी मनमानी करेगा। आज भी, कल भी उसने 21 फलस्तीनियों को मारा है, शहीद किया है और आइंदा भी वो करता रहेगा। तो अब जितने मुल्क वहां पर साथ गए हैं ट्रंप के साथ देने के लिए, तो वो तो उसको एक लेजिटिमेसी फराहम कर रहे हैं, उसको एक कानूनी हैसियत फराहम कर रहे हैं और वो खुल के कह रहे हैं कि हम हमास को डिसआर्म करेंगे और वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस बुनियाद पर उनके साथ गए हैं। और जो उनके अपने दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं जाते क्योंकि आप अक़वाम मुत्तहिदा को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं। हमें तब जाना चाहिए था मेरे ख्याल में अगर चाइना उसमें शामिल होता या कोई बड़े मुल्कों में से कोई शामिल होता। तो आपने अपना एक बना के छोटा सा सारे इस्लामी मुल्क कुछ इस्लामी मुल्क तो ऐसे हैं ना कि उनको इनकार कर ही नहीं सकते जी। हम तो उनमें से नहीं थे। हम चले, हम उनके साथ ना खड़े होते, ना इनकार करते, न्यूट्रल ही हो जाते या कहते कि हम कुछ देर के बाद इसका फैसला करेंगे। भाग कर सबसे आगे जाके खड़े हो गए और कल जब ये सब कुछ होगा फिर ठीक है। हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो अच्छे बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि जब तक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कंडीशंस है हमारी। अगर आपकी ये कंडीशन है तो पहले कंडीशन पे बात होनी चाहिए, उसके बाद वहां पर जाएं। 19 तारीख को जाएंगे, ये मुंह लटका के वापस आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वहां पर जो बातचीत होगी उसके बाद अल्टीमेटली इनको ये पीस बोर्ड छोड़ना पड़ेगा, ये पीस बोर्ड में रह नहीं सकते। बिल्कुल सही। जनरल साहब, अभी बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम यूरोपीय ममालिक ने भी पीस बोर्ड को जो है अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत के जो मुतरादिफ करार दे दिया है। क्या कहेंगे आप इस पे? इसकी क्या रीजन है आपकी नजर में? इसीलिए वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं ना कि भाई क्योंकि ट्रंप का तो आपको पता है ना, वो तो जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी धमका दो, जिस मर्जी मुल्क को कह दो कि ये मुल्क हमारा है, जिस मर्जी मुल्क को कह दो कि तुम्हारे मुल्क को मैं चलाऊंगा, जहां मर्जी रजीम चेंज करने की बात कर दो, जहां मर्जी बम गिरा दो, वो तो अपनी ऐसी मनमानी कर रहा है। अगर आपने एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा होना है तो आपकी मर्जी। बिल्कुल सही। जनरल साहब, हम मजीद बात करेंगे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, कौमी दिफा का मामला, ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। उससे पहले आपके जो है पॉइंट ऑफ व्यू पे अतीक चौधरी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जी अतीक चौधरी साहब, क्या कहेंगे जनरल साहब के मौक़िफ़ पे कि पाकिस्तान को ये जो अमन पैक्ट है इसमें शमूलियत नहीं इख्तियार करनी चाहिए थी, या अपनी कंडीशंस जो है पहले फुलफिल करवाते उसके बाद इसको एक्सेप्ट करते या टाइम लेते? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है चौधरी साहब? जी बिल्कुल, जैसे जनरल साहब ने कहा है ये ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ पहले आना चाहिए था कि हम किस बात पे वहाँ पे जाके बात करेंगे। हमास को जैसे ये कह रहे हैं तो उसको बिल्कुल वहाँ से फारिग करना है, उनकी वो वहाँ से जो उनका जो मामला है उनको बिल्कुल नफी करना है। अगर हमास को वहाँ से नफी कर दिया जाएगा तो फिर फ़लस्तीन की हैसियत क्या रहेगी?
हमें उम्मीद है कि जो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब या नायब वजीर आजम वहाँ पर जाएंगे, बिल्कुल अपना मौक़िफ़ वहाँ पे जाके पेश करेंगे, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि हम वाहिद पाकिस्तान है जो आलमी दुनिया में एक एटमी ताकत रखते हैं, और हम अपनी बात को मनवाना भी हमें चाहिए कि कम से कम जो हमारा इस्लामी मुल्क है फ़लस्तीन, उसके हक में बात करनी चाहिए। जारी बात है, इन्होंने एक पूरा जो SOPs हैं वो तय किए होंगे, TR जो बनाए होंगे, जिसके ऊपर जाकर हमारे वज़ीर आज़म बात करेंगे, क्योंकि ये पहला इजलास है, इसमें अपनी तजावीज़ देंगे। और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इसराइल की बिल्कुल ये खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पहले अमन मुआहिदा हुआ उसमें उसने खिलाफ वर्जियाँ की, अमेरिका ने उसको कुछ नहीं कहा, उसके बाद अब जो ये अमन का बोर्ड हो रहा है, इस पे भी हमें चाहिए कि हम अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दें बतौर इस्लामी मुल्क, और हमें अपने टीआर रखने चाहिए कि हम बतौर इस्लामी मुल्क हम फ़लस्तीन के बारे में ये चाहते हैं, हमें ये चाहिए। उसके ऊपर क्या जवाब आएगा इसको देखना चाहिए आगे जाके कि अमेरिका इसके बारे में क्या राय देता है। जी जन साहब, अभी इसमें टोनी ब्लेयर का भी आपने भी नाम लिया, तो टोनी ब्लेयर तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100% मुतनाज़ पर्सनैलिटी है, तो इसने इराक का क्या हाल किया, फिर उस पर माफी मांगी, तो इस तरह की टीम तो डेफिनेटली फिर लीड नहीं कर सकती है, और पाकिस्तान जो है इसमें फंसता जा रहा है इस सारे मैटर में। भाई देखे ना, वो जैसे भाई भी बात कर रहे हैं, अगर तो पाकिस्तान वहां जाके अपना मौक़िफ़ बड़ी सख्ती से पेश करके, और जब वो नहीं मानते तो वहां से निकल के आ जाता है, तो तब तो हम कहेंगे कि भी कुछ ना कुछ चलो इनके जाने का फायदा हुआ। तो इसलिए मेरा ख्याल इस पर भी मजीद बात हम 19 तारीख के बाद ही कर सकेंगे, जब पता चलेगा कि पाकिस्तान वहां पर क्या मौक़िफ़ जाके पेश करता है। वरना उनके साथ लगे रहने का तो वही मतलब है जो मैंने पहले कहा है कि आप उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, आप उनको कानूनी जवाब मुहैया कर रहे हैं। अगर ये इस्लामी मुल्क वहां पर ना जाते तो उनके साथ कोई भी नहीं था। जन साहब अभी वो तो वैसे इनकार कर चुके हैं, बिल्कुल तो सही, अकेला ये काम करने देते। आपने क्यों जाके उनको ये तकवीर पहुंचाई है कि जी उनके साथ कुछ मुल्क हैं, छोड़े पर हैं। कोई वो उसने आज तक अमन की कोई बात की है जो आगे वो अमन की बात करेगा? अगर हमारा ये ख्याल है कि वो फिर कश्मीर में सालसी करेगा, तो वो कश्मीर में भी ऐसी सालसी करेगा जैसी वो इसराइल और हमास के दरमियान कर रहा है, ऐसे ही वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान करेगा। ये बात हमें क्यों समझ में नहीं आती? मगर इसमें तो जनरल साहब आपके सामने है कि बड़ी वैल्यूएबल पर्सनैलिटी ने ये स्टेटमेंट दी कि जल्द कश्मीर का मसला भी हल होगा, तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, कौन ये मौजज़ा कैसे होगा? देखें जी, ये मौजज़ा जोर बाजू से होगा जब भी होगा जी, इसमें कोई दूसरी राय किसी को शक नहीं होना चाहिए। पहले भी वो ठीक है, अच्छा हुआ जंग रुक गई, जंग कोई अच्छी चीज नहीं है। जिस तरीके से हमारा खून बहाया जा रहा है, ये जो मैंने आपको पहले भी एक इशारा दिया है कि आप बेरियों से बेर झाड़ना बंद करें, आप बेरी की जड़ को काटें। बिल्कुल तो बेरी की जड़ तक अगर पहुंचने की हिम्मत होगी हमारी, तभी ये बेर बनना खत्म होंगे, तभी उनकी धमकियां खत्म होंगी। और हम इंशाल्लाह ऐसे कोई इतने कमजोर भी नहीं है कि हम कम से कम उनके साथ पूरा ना उतर सकें इन मामलात में। बिल्कुल सही। जनरल साहब ये बेड़ी की जड़ जो है, ये अगर आप बताना पसंद करें तो, इफ यू डोंट माइंड। नहीं, इसमें बताने वाली बात ही नहीं है। बेरी की जड़ें जो हैं वो न्यू दिल्ली में है, और लेकिन ये है कि उनकी बहुत सारी जड़ें हमारी रेंज में है। हम जैसे वो हमारे, आप मुझे ये बताएं ना कि अगर उनके लोग हमारे अंदर घुस के उन्होंने कहा जी हम मार सकते हैं, हमें किस चीज ने रोका हुआ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनरल साहब क्या कहेंगे आप, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, ये किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा अमेरिका के साथ जंग का इम्कान मौजूद है, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। क्या कहेंगे आप इस पे जनरल साहब? आज ये तो मेरा ख्याल उन्होंने इसलिए सही कहा है कि पिछली दफा भी अमन की बात करते करते आपको पता है हमला कर दिया था इसराइल और अमेरिका ने जी। तो ये अमेरिका का नॉर्मल तरीका है कि वो पहले आपको बातों में लगाता है और उसके बाद हमला कर देते हैं बगैर किसी वार्निंग के जी। तो वो अच्छा है, इस दफा जरा अलर्ट है, अलर्ट रहना भी चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बातचीत जो होनी है वो दो मामलात हैं, कि ये एटमी मामलात कि इसकी जो अफरूदगी है यूरेनियम की कहाँ तक लेकर जानी है, कहाँ रोकनी है, इसको मजीद आगे नहीं लेकर जाना, इस पर वो बात करने को तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो सैंक्शंस हमारे ऊपर लगी हुई हैं उन पर भी बात होगी। तो इसका मतलब वो बिल्कुल एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर होगी। और बाकी जो बातें इन्होंने बना रखी हैं कि जी आप अपना जो ऑलरेडी आपके पास यूरेनियम है उसको आप कहीं बाहर भेज दें,
اور آپ راکٹ بنانے بند کریں تو آپ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو, آپ اس کو کہیں کہ آپ تلوار رکھ دیں تو اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے. تو وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں, وہ مجاہد ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ سمجھتے ہیں دشمنوں کی چالیں. تو یہ اللہ کرے کہ معاملات آگے چلیں. میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اپنی کچھ چیزیں, اسرائیل کو کچھ ضد چھوڑنی پڑے گی یا پھر یہ جنگ ہوگی. تو اس میں جنرل صاحب ابھی یہ بیان بھی تو سامنے آ رہا ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ امریکی فوج نشانے پہ ہوگی, علاقائی ممالک نہیں. تو اس میں جو ہے وہ غزہ کی بھی, اسرائیلی جنگ کی بھی بھرپور مذمت کی گئی ہے. تو بیسس تو بہت سے پاکستانی کنٹریز نے بھی دی ہوئی ہیں امریکہ کو, جو ہے مسلم کنٹریز نے بھی دی ہوئی ہیں امریکہ کو. ہاں جی, پاکستان نے نہیں دی ہیں. اچھا ہوا آپ نے وہ تصحیح کر دی. جی جی. تو مسلم ممالک سے میرے خیال امریکہ کو اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی. اگر وہاں پر ہوئی تو وہ پھر انہوں نے, ایرانیوں نے کہہ دیا کہ وہ پھر ہمارا قانونی ٹارگٹ ہوگا, ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. یہ بات بڑی کلیئر کر دی ہے. اور ویسے بھی بہت سارے مسلم ممالک نے کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے, ہم اپنی فضائی حدود بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہاں سے جائیے تاکہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو. اور یہی چند ایک وجوہات ہیں کہ اس دفعہ امریکہ حملہ نہیں کر سکا. ایک تو یہ کہ اس دفعہ ایران کی تیاری بہتر تھی, ایران کے پاس ایسا ساز و سامان موجود تھا کہ شروع میں جو ان کو جیم کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے, اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر وہ آئیں گے تو ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور ایران نے کچھ ایسی باتیں شاید ان کو زیر ٹیبل کنوے کی ہوں جس کا آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ رکے ہیں. یہ رکنے والے نہیں تھے. یہ ضرور کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے ان کے, یا ان کو پتہ لگا ہے جس سے ان کے اپنے نقصان کا احتمال زیادہ ہونے کا امکان ہے, جس کی وجہ سے رکے ہیں. ورنہ یہ کچھ دیکھے بغیر رکنے والے نہیں تھے. جنرل صاحب اب یہ جو ہے نیوکلیئر پاور بنے گا ایران یا پھر سٹیپ بیک کرے گا, تو یہ کتنے 500 kg جو ہے یورینیم کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ حالات تو جو ہے وہ جنگ کی جانب بھی جاتے نظر آ رہے ہیں, جس طرح سے بحری بیڑے, جنگی ساز و سامان موو کیا جا رہا ہے. تو ایران کے بیک اینڈ پہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ چائنا یا رشیا موجود ہیں یا دیگر کوئی مسلم کنٹریز موجود ہیں؟ تو ہم نے سنا ہے, آپ نے بھی خبروں میں دیکھا ہوگا, ساری دنیا جانتی ہے کہ بہت ہیوی ایکوپمنٹ کوئی چائنا سے اور روس سے ٹرانسپورٹ ہوا ہے, آیا ہے ایران میں. اب ہمیں نہیں معلوم وہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اس کا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اور عین ممکن ہے کہ ایران نے کوئی ایسی لائن کراس کر لی ہو جس سے ان کا ڈیٹرنس جو ہے وہ تگڑا ہو گیا ہو, اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑا ٹھہر گئے ہوں. اتنا مجھے اندازہ ہے کہ اگر یہ جنگ ابھی نہ ہوئی اگلے 2-3 ہفتوں میں, پھر یہ کبھی نہیں ہو پائے گی. اس کا یہ میں مطلب سمجھوں گا کہ ایران نے کوئی ایسی چیز حاصل کر لی ہے جس کے مقابلے کے لیے ڈر رہے ہیں. بالکل صحیح. جنرل صاحب آپ کے موقف پہ عتیق چودھری صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں. چودھری صاحب کیا کہیں گے جنرل صاحب کے موقف پہ؟ کیونکہ یہ خود پاکستانی افواج میں رہے ہیں, جنرل کی پوسٹ پہ رہے ہیں, تو ان کا جو تجزیہ ہے بالکل یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ امریکہ ایسے ہی نہیں رکا وہاں پہ. جس طرح اس نے پریشر کیا ابراہیم کلنٹن کو, جو بہت بڑا کا بحری بیڑا ہے جنگی, وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا, اور اس کو ایران کو انہوں نے یہ کہا کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم 2 گھنٹے میں, 10 گھنٹے میں, 24 گھنٹے میں حملہ کر دیں گے. تو اس کی وجہ ایسے ہی ہے جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ روس اور چائنا اور دیگر ممالک کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہے ضرور جس کی وجہ سے یہ جو رکا ہے. باقی میں یہ بات کرتا چلوں کہ دیکھیں, ہر ملک کو اپنی دفاع کا حق ہے, کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے ایران. اس کو بالکل اپنی دفاع کا حق ہے, اس کو میزائل بنانے چاہیے, اس کو اپنی دفاع کے لیے کرنا چاہیے. اگر وہ پورا من ہے صرف اپنے دفاع کے لیے, اس سے کچھ ایسی چیز نہ ہو جس سے دنیا میں انتشار پھیلے. اگر وہ اپنے دفاع کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل حق ہونا چاہیے. جس طرح امریکہ زبردستی کر رہا ہے, وہاں پہ لا کے اس کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے علاقے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا خطہ ہے مڈل ایسٹ کا دوسرا سارا اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. امریکہ کو چاہیے کہ یہ مذاکرات جو ہے اس کو جو سیکنڈ دور اب شروع ہونا ہے مانوے, اس میں کوئی پرامن طریقے سے, کوئی اچھے طریقے سے اس کا رزلٹ نکالے, کہ نہ زبردستی کرے. کہ دیکھیں ایک طرف اسرائیل
اور فلسطین کا مسئلہ ہے اس کی جو امن ہے اجلاس وہ ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف ایران کا ایشو ہے, اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیں اس طرف پوری دنیا میں اس طرح ہلچل مچ رہی ہے. آپ دیکھیں جیسے امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ آئس لینڈ کو لینا ہے, گرین لینڈ کو لینا ہے, اس طرح دوسروں کو لینا ہے. اس قسم کے جو معاملات ہیں نا وہ دنیا کو اس ٹائم بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں اور دنیا میں اس ٹائم ہلچل ہو رہی ہے. یورپ ملک ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ امن کا جو امریکہ کر رہا ہے اس میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. عتیق چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم.